अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल रफ़ीक। इस वीडियो में हम ओरेकल एपेक्स के अंदर डायनेमिक एक्शन के बारे में बात करेंगे और आगे की कुछ वीडियोस भी जो हैं वो डायनेमिक एक्शन के ही हवाले से होंगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायनेमिक एक्शन बेसिकली होते क्या हैं, इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे ताकि किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं उसका भी हमें अंदाज़ा हो। तो यहाँ पर देखेंगे ओरेकल एपेक्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि डायनामिक एक्शन बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, अगर क्लाइंट साइड की तरफ हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बनाना चाहते हैं, यानी कि डायनामिक बिहेवियर, उसके इंटरफेस से रिलेटेड कोई लॉजिक लिखना चाहते हैं, तो ये सारे काम हम जो है वो डायनामिक एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। पिछली वीडियोस में जो हम प्रोसेस के हवाले से बात कर रहे थे, तो प्रोसेस के अंदर बेसिकली हम बिज़नेस लॉजिक लिखते हैं कि हमारे जो बिज़नेस की नीड है वो बेसिकली हम वो सारे चीज़ें जो मैनेज कर रहे होते हैं वो प्रोसेस के अंदर कर रहे होते हैं। इसके अगेंस्ट में डायनामिक एक्शन के अंदर हम इंटरफेस की लॉजिक को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि हमारा जो इंटरफेस है उसका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हो सकता है ये ज़्यादा क्लियर हो सके, लेकिन ये डिफरेंस याद रखें कि प्रोसेस के सेक्शन में हम जो चीज़ें लिखते हैं वो आम तौर पर हमारे बिज़नेस लॉजिक से रिलेटेड होती हैं। हमारी जो बिज़नेस नीड होती है वो बेसिकली हम प्रोसेस के थ्रू अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन डायनामिक एक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें हम इंटरफेस बिहेवियर और इंटरफेस की लॉजिक हम यहाँ पर बना रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम डायनामिक एक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर चंद चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी होती हैं। जैसे कि पहले हमें बताना होता है कि ये हमारा डायनामिक एक्शन जो है वो किस इवेंट पर रेज़ होगा। तो इसके लिए पहले से बिल्ट इन कुछ इवेंट्स बने बनाए हैं, कुछ फ्रेमवर्क इवेंट्स हैं, कुछ ब्राउज़र इवेंट्स हैं, जैसे कि क्लिक है, चेंज है, ये सारे इवेंट हैं जो कि एपेक्स कंपोनेंट के थ्रू ट्रिगर होते हैं। तो हमें डायनामिक एक्शन के अंदर डिफ़ाइन करना होता है कि हमारा डायनामिक एक्शन किस इवेंट पर रन हो। ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट पर काम किया है तो आप यूँ समझ सकते हैं कि बेसिकली डायनामिक एक्शन जो है वो एक इवेंट हैंडलर है। ठीक है। दूसरी चीज़, हमें एक्शन डिफ़ाइन करना पड़ता है कि अगर ये इवेंट ट्रिगर होता है तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन एक्शंस भी अवेलेबल हैं, जावास्क्रिप्ट कोड भी लिख सकते हैं, PL/SQL कोड भी लिख सकते हैं और प्लग इन एक्शंस भी होते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें बतानी पड़ती है कि ये जो एक्शन होगा इससे कौन सा एलिमेंट अफेक्ट होगा। कुछ एक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस वजह से मैंने लिखा है यहाँ पर कि जहाँ पर नीडेड होगा वहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो अफेक्ट होगा। तो एलिमेंट जो है वो हमारे पास आइटम्स, बटन, रीजन वगैरह। ठीक है। तो अब हम चलते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय का फॉर्म है, तो इस फॉर्म में हम कुछ अपने डायनामिक एक्शन के एग्जांपल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारी है वो आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जॉब की लिस्ट है और एक हमारा ये आइटम है कमीशन परसेंटेज का। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कमीशन परसेंटेज है ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त इनेबल हो इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करने के लिए जब हमारे पास जॉब जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड हो। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन लगानी है कि जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड होगा उस वक्त तो हमारा ये कमीशन परसेंटेज इनेबल होगा, वरना किसी और जॉब के अगेंस्ट में कमीशन परसेंटेज हमारा इनेबल नहीं रहेगा। और ये हमारी इंटरफेस लेवल की लॉजिक है। ठीक है। तो चले हम अपने डायनामिक एक्शन को क्रिएट करते हैं, एडिट, और उसके बाद ये जो हमारी जॉब आईडी है इसके अंदर हम यहाँ पर राइट क्लिक करके एक डायनामिक एक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे, इनेबल डिजेबल कमीशन परसेंटेज। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा सेक्शन है व्हेन वाला सेक्शन है, ये हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। बेसिकली ये भी हमने क्या किया है कि जॉब आईडी वाले आइटम पर राइट क्लिक करके डायनामिक एक्शन क्रिएट किया है, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके इवेंट्स और उसकी सिलेक्शन टाइप, आइटम्स वगैरह यहाँ पर ख़ुद ही सेट कर दिए हैं। वरना ये वाला जो सेक्शन है हमें ये मस्ट डिफ़ाइन करना पड़ता है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके एक्शन में आते हैं। इसके एक्शन की दो कैटेगरी है, एक ट्रू या फॉल्स, तो इसको भी हम देखते हैं। एक एक्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर इसके कंप्लीट एक्शन की लिस्ट है जिसमें से आप बने बनाए एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपना कस्टम कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से इनेबल सेलेक्ट कर लेते हैं।
क्योंकि हमें किसी कंडीशन की बिना पर अपने कमीशन परसेंटेज वाले आइटम को इनेबल या डिसेबल करना, तो हम यहाँ से एक्शन सेलेक्ट करते हैं इनेबल। ठीक है, और यहाँ से हमें जो तीसरी चीज़ बतानी है वो है कि अफेक्टेड एलिमेंट कौन सा होगा, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कमीशन परसेंटेज। तो ये तो हो गया हमारा इनेबल वाला एक्शन, लेकिन हमें यहाँ पर एक सेकंड एक्शन भी करना है कि अगर जॉब आईडी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है तो इसके बेस पर हमें कमीशन परसेंटेज जो है वो डिसेबल रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक कंडीशन हमें लगानी होगी। यहाँ पर देखिए क्लाइंट साइड कंडीशन वाला सेक्शन है, इसमें हम बताएंगे कि आइटम इक्वल टू वैल्यू, जॉब आईडी इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर ली है और जो वैल्यू हमें मैच करवानी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो रिटर्न वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी कंडीशन कि किस कंडीशन की बेस पर हमारा ये ट्रू एक्शन चलेगा, और अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो इसका उलट होना चाहिए, जो कि हम इस एक्शन पर राइट क्लिक करके क्रिएट अपोजिट एक्शन के थ्रू हम इसका अपोजिट एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने डिसेबल वाला क्रिएट कर दिया है। और अब हम यहाँ से सेव करते हैं। अब आप देखें अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखें अभी हमारा कमीशन परसेंटेज जो है वो डिसेबल है, क्योंकि हमारे पास जो जॉब सिलेक्टेड है वो शिपिंग क्लर्क है। अगर मैं यहाँ से इसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करूँ तो आप देखें यहाँ पर ये हमारा इनेबल हो गया इसमें वैल्यूज़ लिखने के लिए। ठीक है, तो जब ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड होगा उस वक्त ये हमारा इनेबल होगा, बाकी किसी और जॉब के अंदर हमारा ये कमीशन परसेंटेज वो डिसेबल रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हमें एक और बग फिक्स करना होगा कि मिसाल के तौर पे आप देखें अगर मैं यहाँ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दूँ और फिर दोबारा से अगर मैं इसके जॉब को चेंज कर दूँ तो हमारे पास देखें यहाँ पर ये कमीशन परसेंटेज के अंदर ये वैल्यू वैसे ही इंसर्टेड है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक फॉल्स वाला एक्शन है जो कि डिसेबल करता है, इसके अंदर हमें एक और एक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट फॉल्स एक्शन, और उसके बाद इस एक्शन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि क्लियर आइटम। ठीक है, ये क्लियर वाला हम एक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें क्लियर करना है, यानी कि कमीशन परसेंटेज। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारे सेक्शंस हैं ट्रू और फॉल्स वाले सेक्शन, आप यहाँ पर जितने भी एक्शन क्रिएट करना चाहें वो आप मल्टीपल एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ पर फॉल्स वाले सेक्शन में 2 एक्शन क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ़्रेश करूं तो अब आप देखें कि यहाँ से अगर मैं दोबारा से अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करता हूँ, ये इनेबल होता है, फिर मैं इसमें कोई वैल्यू लिखता हूँ और उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको चेंज करूँ तो आप देखिए इसको डिसेबल करने के साथ साथ इसने इसको क्लियर भी कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने इनेबल डिसेबल बनाया है आप इसको हाइड एंड शो में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनेबल को आप शो में चेंज कर दें और ये जो डिसेबल है हमारा इसको आप हाइड में चेंज कर दें। तो अब ये बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हम इसे रिफ़्रेश करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा शिपिंग क्लर्क सिलेक्टेड है इसमें हमारे पास कमीशन परसेंटेज शो नहीं हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करता हूँ तो इसके केस में कमीशन परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, एक और डिफरेंट डायनेमिक एक्शन की एग्जांपल देखते हैं। वो ये होगा कि जब हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये डिपार्टमेंट जो है वो किसी न किसी लोकेशन पर एग्जिस्ट करता है, तो कोई भी हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें उसके लोकेशन को शो कर दे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने इस डिपार्टमेंट के साथ एक और आइटम क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम लिख लेते हैं लोकेशन। इसके टाइप हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिस्प्ले ओनली, और ये हमारा नॉन डेटाबेस आइटम है तो ये किसी भी डेटाबेस के कॉलम के साथ मैप नहीं है। आप अगर सोर्स में यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आइटम किसी भी डेटाबेस आइटम के साथ मैप नहीं है। ठीक है, और अब हमें इस डिपार्टमेंट आईडी पर डायनामिक एक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ से नहीं बल्कि मैं डायनामिक एक्शन वाले सेक्शन से इवेंट पर राइट क्लिक करके क्रिएट डायनामिक एक्शन कर लेता हूँ। इसका नाम लिख लेते हैं सेट डिपार्टमेंट लोकेशन। अब चूँकि हमने यहाँ से डायरेक्ट डायनामिक एक्शन क्रिएट किया है तो यहाँ पर हमें इवेंट बताने की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ से चेंज इवेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन टाइप आइटम बताएंगे, और जिस आइटम के चेंज होने पर ये डायनामिक एक्शन ट्रिगर करना है वो आइटम यहाँ से बता देंगे, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ट्रू एक्शन में
हम यहाँ से एक्शन को चेंज करके सेट वैल्यू कर लेते हैं। और इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि स्टैटिक असाइनमेंट, लेकिन हमें यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू असाइनमेंट करनी, तो यहाँ से हम एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपनी क्यूरी लिखेंगे जिसके थ्रू हम लोकेशन उठाएंगे। तो ये हमारी क्यूरी है, लोकेशन वाले टेबल से हमने सिटी और प्रोवेंस को फैच किया है डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर। ठीक है, इसको ओके करते हैं और यहाँ से आइटम टू सबमिट के अंदर हम जिस आइटम को वेयर क्लाउज में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सबमिट कर देंगे, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यानी कि जो डिपार्टमेंट आईडी इस वक्त सेलेक्टेड होगी वो सबमिट हो जाएगा और उसके बेस पर जो क्यूरी रन होगी उसकी वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें वैल्यू सेट करना है, तो इस केस में हमारे पास लोकेशन वाला आइटम है। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो डिपार्टमेंट हमारे पास सिलेक्टेड है ये उसके लोकेशन को शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको चेंज करें तो जो भी आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे ये उसके लोकेशन को यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उम्मीद है कि डायनामिक एक्शन का जो पर्पज़ है और इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं इस बारे में हमने जो डिस्कशन की है वो बातें समझ में आई होंगी और वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।